Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, The Age of Revolutions. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जो है बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे इस क्रांति की, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है. तो सबसे पहला जो इवेंट है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है बॉस्टन टी पार्टी. ये कब हुआ था बेटा? 1773 में. बेटा अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि अब अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देना चाहते, पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इस बात को प्रूव करना चाहती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है अपनी कॉलोनीज से टैक्स कलेक्ट करने का. लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अब एक ऐसा टाइम आ गया था जब जो अमेरिकन्स थे वो चाहते थे या तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो हमारे ऊपर टैक्स लगाना भी छोड़ दो, है ना. पर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, हम कंटिन्यूसली अमेरिकन से टैक्स लेते रहें, और वो इसी राइट को प्रूव करना चाहते थे कि हमारे पास पूरा राइट है, हमारे पास पूरा अधिकार है, हम कॉलोनी से टैक्स ले सकते हैं. तो अब होता क्या है बेटा, ब्रिटिशर्स होते हैं वो चाय पर, टी पर, जो चाय पत्ती होती है ना, टी पर ड्यूटीज़ लगा देते हैं. कब? 1773 में. और जितने भी कॉलोनिस्ट होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आपने टी के ऊपर कैसे ड्यूटी लगा दी, और जब हम मना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाओ तो आप टैक्स क्यों लगाते जा रहे हो. इन लोगों ने क्या किया, जो अमेरिका में रह रहे थे उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें अनलोड ही नहीं करना इस टी के कंसाइनमेंट को जो चाइना से आया था. चाइना ने बहुत सारी चाय की पत्ती भेजी थी. कहाँ पर? अमेरिका. तो इन लोगों ने मना कर दिया, किसने? अमेरिकन्स ने, कि हमें चाहिए ही नहीं, हमको टी चाहिए ही नहीं, आप इसके ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो ना, हमें चाहिए ही नहीं, आप रख लो. तो अब चाइना से आई थी वो टी, जिसे इन लोगों ने उतारने को मना कर दिया कि हम इसे अनलोड ही नहीं करेंगे. और ये हो कहाँ रहा था बेटा? बॉस्टन के हार्बर पर, बॉस्टन बंदरगाह पर. तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने बहुत ही एक यूनिक तरीका निकाला प्रोटेस्ट करने का. वो रेड इंडियंस की तरह ड्रेसअप हुए और शिप के ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने 342 जो क्रेट्स थे टी के, जैसे जिसमें टी रख के आई थी ना, क्रेट्स आप लोगों ने देखे होंगे ना, एप्पल वगैरह के भी आते हैं, उसको उठा करके सी में फेंक दिया, क्योंकि इसके ऊपर उन्हें ड्यूटीज़ पे करना पड़ता, और वो ड्यूटीज़ पे नहीं करना चाहते थे. तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया प्रोटेस्ट करने का. रेड इंडियंस की तरह ड्रेस किया अपने आप को, शिप के ऊपर चढ़े और 342 जो क्रेट्स थे टी के उन्हें पानी में फेंक दिया, सी में फेंक दिया. इस इंसिडेंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? बॉस्टन टी पार्टी. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको कैसे लिया? ओपन रिवोल्ट की तरह लिया कि भाई हमने टैक्स लगाया तो अपनी चाय पत्ती पानी में फेंक दी, ऐसा होता है क्या? और उन्होंने जो बोस्टन पोर्ट था उसको बंद कर दिया, पूरी तरह बंद कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह तिलमिला गई थी, परेशान हो गई थी कि भाई ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, चाय की पत्ती को पानी में कैसे डाल सकते हैं. उन्होंने इसे ओपन रिवोल्ट की तरह, खुले विद्रोह की तरह लिया और बोस्टन पोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया. और जितनी भी लोकल काउंसिल्स के राइट थे उन सब को ख़त्म किया. बेटा अंग्रेज़ों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो लोकल काउंसिल को अधिकार दिए थे वो पूरे कैंसिल कर दिए. इवन ट्रूप्स को भी भेज दिया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए. इसके बाद से कॉलोनिस्ट भी रेडी थे, आओ अब अपन लड़ते ही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लड़ लेते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इवेंट को, फिलाडेल्फिया कांग्रेस इन 1774. तो बेटा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे ना कॉलोनीज़ के, वो इकट्ठा हुए कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में. कब? 1774 में. और इसे कहा गया फिलाडेल्फिया कांग्रेस. तो पहला इवेंट तो हमने बोस्टन टी पार्टी पढ़ा, अब दूसरा हम पढ़ेंगे फिलाडेल्फिया कांग्रेस, जहाँ पर जितनी भी कॉलोनीज़ थे उसके रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करती हैं उन लॉज की, उन कानूनों की जो किसने बनाए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे. तो ये सब मिलके एक पेटिशन प्रिपेयर करते हैं और डिमांड करते हैं कि जितने भी एक्ट आपने पास किए हैं ना 1765 से, उन सबको वापस लो.
1965 से आपने जितने भी एक्ट पास किए हैं उन सबको विड्रॉ करो, वापस करो, ऐसी डिमांड करती हुई एक याचिका पेटिशन किसने बना ली? सारे कॉलोनिस्ट ने, और जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे ना बेटा, उन लोगों ने। और इसे कहा गया ऑलिव ब्रांच पेटिशन। इस पेटिशन का नाम, जिसमें ये डिमांड रखी गई थी कि आपने जितने भी एक्ट बनाए हैं, पास किए हैं 1765 के बाद, उन सबको वापस लो। इस पूरी पेटिशन का नाम क्या रखा गया? ऑलिव ब्रांच पेटिशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम किसी एक्ट को विड्रॉ नहीं करेंगे, तुम कौन, हमारी बात तुम सुनोगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और इसकी वजह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करना ही पड़ा। किसको? कॉलोनिस्ट को। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। दिस लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। 1776 में क्या साइन हो गया बेटा? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सारी कॉलोनीज के, वो एक बार और मिलते हैं फिलाडेल्फिया में, फिर ये अडॉप्ट कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को। ये लिखा था किसने? थॉमस जेफरसन ने। और इसी ने रास्ता खोला डेमोक्रेसी के लिए, नेशनलिज्म के लिए। कहाँ पर? अमेरिका में और थ्रू आउट द वर्ल्ड। बेटा फिर से सुनो, आप सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वापस से मिले फिलाडेल्फिया में, और यहाँ पर इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लिया है ना। इसको लिखने वाले थे थॉमस जेफरसन। तो पूछा जाए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसके लिए? अमेरिका के लिए। किसने लिखा था? तो क्या बोलोगे? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। और इसी से राह खुल जाती है प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की, नेशनलिज्म की, ना ही सिर्फ अमेरिका में जबकि पूरे वर्ल्ड में। और इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्लियरली लिखा गया था कि जो सुप्रीम सोर्स होता है लोगों की होता है, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसने क्लियरली ये बात बताई थी कि जो सुप्रीम सोर्स होता है पावर का, शक्ति का, वो किसके पास ही होता है? लोगों के पास ही होता है। लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और उनके द्वारा अपने काम को करवाएंगे। तो यहाँ बात की गई कि जो पावर है वो लोगों के पास में है। इट एनेबल्ड अमेरिकन्स टू फाइट देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसकी वजह से जो अमेरिकन्स थे वो अपने लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ पाए। बेटा ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसने अमेरिकन्स को सशक्त बनाया और इतनी शक्ति दी कि ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ पाए। बेटा जो कॉलोनीज थी, अब बेटा जितनी भी कॉलोनीज थी उनका मानना यह था कि हमारे पास अधिकार है कि हम अपने आप को फ्री कर पाएँ, इंडिपेंडेंट बना पाएँ, मतलब स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। तो ये जो डिक्लेरेशन था वो आधारित था किस सिद्धांत पे? मतलब जो डिक्लेरेशन था वो बेस्ड था प्रिंसिपल पे, इस प्रिंसिपल पे कि लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी खुद की सरकार बनाए। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था ना, इसका जो आधार था, जो बेस था, वो ये था कि लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी खुद की सरकार बना पाएँ। और इसने एक ग्रेट ब्लो दिया किसको? इम्पीरियलिज्म को। इम्पीरियलिज्म को हम हिंदी में साम्यवाद बोलते हैं। इम्पीरियलिज्म कहाँ पर यूज़ होता है बेटा? जहाँ पर एक बड़ी कंट्री या एक पावरफुल कंट्री छोटी कंट्री को और थोड़ी सी लेस पावरफुल कंट्री को डोमिनेट करे। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये एक ग्रेट ब्लो था इम्पीरियलिज्म के लिए। अंग्रेज़ों को एक करारा झटका लगने वाला था। और इस डिक्लेरेशन ने ही एनकरेज किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को पूरी दुनिया में। बेटा 1776 में जैसे ही डिक्लेरेशन साइन होता है, फ्रांस में 1789 में हम देखते हैं रिवोल्ट होता है। वो लोग 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। बेटा ये वॉर एक्चुअली में किस किस के बीच में हो रहा था? कॉलोनीज़ और इंग्लैंड, है ना, क्योंकि इंग्लैंड इनके ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन थोपना चाहता था और कॉलोनीज़ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो ये वॉर एक्चुअल में कॉलोनीज़ और इंग्लैंड के बीच में था, पर दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हुई और बेसिक इन्वॉल्वमेंट पे इसमें किसका रहा? फ्रांस का। फ्रांस एक मेजर अलाई की तरह रहा। किसके साथ खड़ा रहा? कॉलोनीज़ के साथ। अच्छा, फ्रांस भी ऐसा नहीं था कि वो अमेरिकन्स का भला चाहता था। फ्रांस की एक प्रॉब्लम थी कि उसको लगता था यार ये इंग्लैंड, इसके पास इतनी सारी कॉलोनीज़ कैसे हैं, मेरे पास कॉलोनीज़ कम क्यों हैं, तो क्यों ना मैं इसकी कॉलोनीज़ को कम कर दूं, तो मैं बराबरी पे आ जाऊंगा। तो फ्रांस ने पूरा सपोर्ट किया 13 कॉलोनीज़ को और उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला दी।
इट हेल्प द अमेरिकन्स फाइट फॉर देयर फ्रीडम। फ्रांस की हेल्प की वजह से ही अमेरिकन्स लड़ पाए आज़ादी की लड़ाई। अब हम पढ़ेंगे बेटा द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो डिक्लेरेशन था वो इमीडिएट रीज़न बना बेटा युद्ध की शुरुआत का। जैसे इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया, अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई ये लोग क्या करने जा रहे हैं, और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। जो कॉलोनीज़ थी उन्हें लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन लीडर की तरह काम कर रहे थे कॉलोनीज़ की साइड से। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े और अल्टीमेटली जो युद्ध वो लड़ रहे थे उनको उन्होंने जीता। कॉलोनीज़ की जीत हुई, इंग्लैंड की हार हुई, और वॉर एंड होता है किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो बेटा अमेरिका की आज़ादी के टाइम में जब अंग्रेज़ों की हार हो जाती है, कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। इट वॉज साइन बिटवीन द कॉलोनीज़ एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ट्रीटी ऑफ पेरिस किस किस के बीच में साइन हुई? कॉलोनीज़ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। और कब साइन हुई? सितंबर 1783। सितंबर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है कॉलोनीज़ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। हम बेटा एक्सटेंडेड लर्निंग में पढ़ेंगे कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वो गिफ्ट किया गया था किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। किसको? अमेरिकन्स को। अमेरिकन्स को गिफ्ट में मिला था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और देने वाले कौन थे? फ्रेंच थे। तो प्यारे बच्चों ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में है। इसको फ्रेंच ने गिफ्ट किया था अमेरिकन्स को, और इसे ऑफिशियली अनवील किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में अक्टूबर 28, 1886 को। बेटा इसको ऑफिशियली कब अनवील किया गया था? अक्टूबर 28, 1886 में। यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार लोगों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाया गया था। ऑफिशियली इसका अनावरण हुआ था कब? 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1886 को। अनवील करने का मतलब होता है लोगों को दिखाना, पहली बार पब्लिक में कोई चीज़ लेके आना, अनावरण करना होता है हिंदी में। तो ठीक है, तो पहली बार अमेरिका के लोगों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कब दिखाया गया? 28 अक्टूबर 1886 को। और बेटा ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसके ऊपर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जो डेट है वो इंस्क्राइब्ड है, वो लिखी हुई है। ठीक है, और ये फिगर है रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम का। रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम का ये फिगर है जिसे हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिकॉग्नाइज़ किया किसको? आज़ादी को। मरता क्या ना करता, अब उन्हें भी मानना ही पड़ा, वॉर तो वो हार चुके ही थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया इंडिपेंडेंस को 13 कॉलोनीज़ की, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस में तो ये लिखा ही गया था ना कि भाई आज से हम आज़ाद हैं। ये जो कॉलोनीज़ थी ये साथ में आई और इन्होंने बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। बेटा बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कंट्री चलती? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया 13 कॉलोनीज़ की इंडिपेंडेंस को, साथ में आई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएसए रिपब्लिक बना। रिपब्लिक क्या है? फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो इलेक्टेड होता है। रिपब्लिक क्या होता है बेटा? रिपब्लिक फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर जो हेड होता है कंट्री का वो इलेक्टेड होता है। तो अमेरिका में हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड। करंट प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। इट अपोजेज द सिस्टम ऑफ मॉर्नकी, और जो रिपब्लिक होता है वो मॉर्नकी को क्या करता है? अपोज करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है बिल ऑफ राइट्स। और बेटा ये बिल ऑफ राइट्स ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर किसी और नाम से हैं। किस नाम से हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स के नाम से हैं। और फंडामेंटल राइट्स को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ही लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिखा है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है बिल ऑफ राइट्स। और ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, जस्टिस टू ऑल सिटीजन। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के। बेटा जो वाइट हाउस होता है वॉशिंगटन डीसी में वो ऑफिशियल रेसिडेंस बनता है और वर्क प्लेस बनता है यूएसए के प्रेसिडेंट का। अब हम देखेंगे कि ये अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ
इसके क्या प्रभाव थे, क्या प्रभाव पड़े, है ना, इम्पैक्ट क्या था। तो पहला तो हमने देखा कि एमरजेंस हुआ यूएसए का, जो रेवोल्यूशन हुए उससे हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसी कंट्री जो इवेंचुअली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री बनेगी पूरे वर्ल्ड की। आज हम देखते हैं अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया पे है। यूएस का डॉलर कन्वर्टेबल करेंसी है। पूरी दुनिया ट्रेड किस में ही करती है, यूएस डॉलर्स में ही करती है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बनना ये किसके बाद ही हुआ, आज़ादी के बाद हुआ। धीरे धीरे से ये दुनिया की एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री बनी। आज भी अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आप डॉलर्स के बिना नहीं कर सकते। और आप स्पेस रेस में देखें, वेपन्स की रेस में देखें, आज यूएसए को कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, ठीक है। डेमोक्रेसी एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती है यूएसए में, बिल्कुल ट्रू सेंस में। अगर आपको देखना हो डेमोक्रेसी कहाँ है, खैर इंडिया में भी है और बेटा अमेरिका में भी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन का वो है डेमोक्रेसी का अमेरिका में प्रैक्टिस किया जाना, और वो भी पूरे ट्रू सेंसेस में। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसी ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि अब हर कंट्री के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंग्लैंड के पास भी था बेटा मैग्ना कार्टा, पर बेटा वहाँ पर जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट करने वाला अमेरिका ही है। अब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में आज, उन सबके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात अलग है कि वो उसको फॉलो करती हैं नहीं करती हैं, पर अब सब कंट्रीज़ जो हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। देन इंस्पायर्ड रेवोल्यूशंस, जो सक्सेस थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की उसने इंस्पायर किया रेवोल्यूशनरी वेव्स को पूरी दुनिया में। अब एक के बाद एक कंट्री आज़ाद होने लग गई, अपने लिए लड़ने लग गई। और इंस्पिरेशन कहाँ से लेती थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन से। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो भी अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था बहुत सारे तरीक़ों में। और अमेरिकन रेवोल्यूशन ने इंडियंस को भी इंस्पायर किया कि उन्हें भी फॉरेन मास्टर्स के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. In part 3 we'll start French Revolution.